स्वागत है आपका श्री सोच में। हम लोग आज चलने वाले हैं, जो सेगमेंट पे हमने छोड़ा था वो था मौर्य वंश। आज मौर्य वंश का पूरा इंट्रोड्यूस आपको करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि मौर्य वंश के एविडेंस कहां से मिलते हैं, कहां से मिलता है एविडेंस कि मौर्य वंश जो है एग्जिस्ट करता था। आज बात करने वाले हैं मौर्य वंश के फाउंडर के बारे में और ये कहानी कैसे आगे चलती है एक महान साम्राज्य की जिसका नाम है मौर्य वंश। जब भी हम मौर्य वंश की बात करेंगे तो इस काल में देखिए, हम हिस्ट्री इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, उस समय एक नए तरह का राजनीतिक उथल पुथल है। दुनिया में एक ऐसा सम्राट आ जाता है जो दुनिया के नक्शे को बदलने की कोशिश करता है। सिकंदर दुनिया को जीतता चला आता है, इंडिया तक आ जाता है। वहीं इंडिया में भी मगध साम्राज्य धीमे धीमे बढ़ रहा है। उसका वो चरम उत्कर्ष आ चुका है कि मगध का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है, लेकिन अब तक भारत की संकल्पना उभर के नहीं आई है। वो भारत की संकल्पना इसमें उभर क्या है। साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारे कंटेम्पररी राजा हैं जो अपने एक्सपेंशन करना चाहते हैं। बहुत सारे राजाओं को जिक्र मिलता है। सीरिया के राजा हो गए, इधर ईरान इराक के भी हो गए। लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वो दौर ऐसा है जब लोगों के पास संसाधन नहीं है। कैसा? कम्युनिकेशन का संसाधन नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है ये हम डायरेक्टली नहीं जान सकते। इसके लिए राजदूत भेजने पड़ते थे दूसरे राज्यों में, तब जाकर के चीजें होती थी। अब इस काल की जो बात चल रही है, इस काल में जो आधुनिक विचारधाराएं पूरी निकल करके आती है, किस तरह से कि एक प्राचीन राज्य व्यवस्था निकल करके आई। उसमें राजा है, राजा की रक्षा करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स है। इवन राजा का गुप्तचर है जो केवल राज्य में होने वाले विद्रोह को ही नहीं, जो राज्य से बाहर के राजा को षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर भी नजर रखता है। इस तरह की संस्थाओं को उदय हो जाना ये काल की पहचान है। इसी उथल पुथल के दौर में जब उथल पुथल चल रही है मगध में, नंद वंश का काल होता है। उसी नंद वंश के काल में एक कहानी जुड़ी हुई है। उसी नंद वंश के काल में जो धनानंद है, धनानंद के मित्र थे चाणक्य। तो चाणक्य और धनानंद का कोई वाद विवाद हो जाता है, जिसको लेकर के चाणक्य को बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है मगध की राजधानी से। और चाणक्य अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं जो उनकी बेइज्जती हुई। इसलिए चाणक्य किसी एक को ढूंढ रहे होते हैं और उनकी नजर पड़ती है टीले पर बैठे एक बच्चे पर, जो टीले पर बैठा हुआ है और आसपास जितने ग्वाले और बच्चे उसके आसपास बैठे हुए हैं और टीले पर बैठा हुआ सबका न्याय कर रहा है, सबकी समस्या सुनता है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। चाणक्य ने रास्ते में उस बच्चे को देखा, कई बार देखा। उसने फिर ऑब्जर्व करना शुरू करा। फिर लास्ट में पता लगाया कि बच्चा किसका है। तो मोरा नाम की स्त्री का वो बच्चा होता है और उस मोरा स्त्री को, उस बच्चे को जो है चाणक्य अपने सानिध्य में ले लेता है और चाणक्य उस बच्चे का एडमिशन करा देता है तक्षशिला में। तक्षशिला उस समय इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी था। उस समय शिक्षा उससे बेहतर नहीं होती थी। तक्षशिला में एंट्रेंस देना पड़ता था बकायदा एंट्री के लिए। वहां जाकर के एक बच्चे की शिक्षा दीक्षा होती है, उसकी क्वालिटी बढ़ करके आती है, एक बेस्ट राजा बनकर के निकलता है। एक ऐसा महान योद्धा जो अकेले बलबूते पे अपनी कूटनीति, अपना बाहुबल, अपनी युद्ध नीति, इन सब के बलबूते पे, और इधर चाणक्य अपनी कूटनीतिक सपोर्ट उसको देते हैं और वो नंद वंश को उखाड़ फेंक देता है। एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिस साम्राज्य का नाम है मौर्य वंश। उस बालक का नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। समझे? अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है हिस्ट्री को लेकर के, कि जहां भी कोई महान योद्धा की बात आती है उसके कुल पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, वो किस कुल से आया है। अब धार्मिक जो चीजें हैं वो ये सिद्ध करने की कोशिश करती हैं ज्यादातर चीजें जो भी जुड़ी हुई है वो क्षत्रिय से जुड़ी हुई है, वो क्षत्रिय था या इत्यादि इत्यादि। अगर नहीं जोड़ पाते तो फिर ऐसे महान योद्धा जिनके खुल का पता नहीं होता वो क्या करते हैं कि नहीं ये पानी में बह करके आया तो मिल गया, ये मछली के पेट से निकला, इस तरह की वृतांत उसके साथ में जोड़ देते हैं। जैसे कर्ण के साथ में जोड़ दिया। कर्ण से महान योद्धा कौन? कोई नहीं। कर्ण से महान योद्धा कोई नहीं था, अर्जुन भी नहीं थे, क्योंकि कर्ण के गुरु थे परशुराम, और परशुराम के शिष्य कौन थे? जो अर्जुन के गुरु थे। समझे? वो महान योद्धा था कर्ण, लेकिन कर्ण फिर भी मित्रता की खातिर डटा रहा। उसे अपने मित्र का हार दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। मित्रता इसको कहते हैं।
विपरीत परिस्थितियों उसने साथ नहीं छोड़ा कभी भी दुर्योधन का, डटा रहा। लास्ट में कर्ण को जोड़ दिया, वही वो बह कर क्या रहे थे इत्यादि इत्यादि कथा वृत्तांत उसके साथ जोड़ दिया। ऐसा इनके साथ जोड़ते हैं, बोले मोरा नाम की स्त्री है, वो मोरा जो है नंदों के यहाँ पे कार्य करती थी और वहीं से जो है इनकी उत्पत्ति हुई। अगर ऐसा है भी तो आप सोच के देखिए कि कोई राजघराने का कोई व्यक्ति अपने यहां काम करने वाली दासी के प्रति इस तरह का उत्पीड़न करता है, यौन उत्पीड़न करता है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आज अगर ऐसा करता तो क्या होता? उसके ऊपर कानूनी धारा लगती और वो जेल में होता। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की एक ऐसे बालक की जो कहानी अब तक हमने सुनाई और वो योद्धा बन चुका है। अब योद्धा जो है जीत लेता है किसको? नंदवंश को, और नंदा को हरा करके वो बैठता है मगध की गद्दी पर, और अब मगध मगध नहीं रह जाता, अब संकल्पना उभर करके आती है पूरे भारत। चंद्रगुप्त मौर्य जो 324 बीसी से लेकर के 297 बीसी तक राजगद्दी पर रहे, और इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो पेपर एस्पेक्ट से जरूरी है। बाकी कहानी तो हमने सुनी और बहुत सारी चीजें हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना बनाता है, कैसे वो उन लड़ाका जनजातियों का इस्तेमाल अपने लिए करता है जिन लड़ाका जनजातियों को अब तक लोग नहीं जानते थे। कहने का मतलब सोच के देखो, उस कंटेम्परेरी में सेना क्या थी, सेना लोग रखते थे, नहीं जानते थे लड़ाकू जनजातियों को कैसे इस्तेमाल करना है। बाद में देखो उन्हीं लड़ाकू जनजातियों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने गोरखा का पूरा बटालियन बना दिया। गोरखा पैदाइशी लड़ाका होता है और गोरखा लड़ाकू बटालियन बना दिया, और आज गोरखा जो बटालियन है वो इंडिया में भी है। इंडिया में रिक्रूट करे जाते हैं गोरखा, नेपाली गोरखा को इंडिया में आर्मी में रिक्रूट किया जाता है। कैसे लड़ाकू जनजाति को पहचाना जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी बैठ जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े फैक्ट को हम जान लेते हैं या फिर क्या चाहे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कह के भी पुकारा जाता है और एंड्रोकोट्स कह के भी। जब भी बात करेंगे इस साम्राज्य की तो कंटेम्परेरी क्या चल रहा है? यूनान। क्योंकि यूनान इससे पहले जो शासक था नंदवंश के काल में सिकंदर ने अटैक किया और सिकंदर ने जो एरिया जीता उस एरिया पे अपना बंदा छोड़ के गया। अब वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया का जितना भी चीजें हैं उन सबको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसको नाम को जो लिखते थे विलियम जोन्स ने, देखो जब विलियम जोन्स ने पढ़ा कि सेंट्रोकोट्स, फिर सेंट्रोकोट्स को विलियम जोन्स ने जोड़ा भी, सेंट्रोकोट्स है वो यूज करा गया किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। विलियम जोन्स एक ब्रिटिश राइटर है और विलियम जोन्स रिसर्च करता है हिस्ट्री में, बहुत सारी चीजें इसने इजाद करके दी और चीजों को जोड़ने की कोशिश की। तो इसने जब यूनान पर रिसर्च किया तो यूनान में कई बार जिक्र मिलता है सेंट्रोकोट्स का, और सेंट्रोकोट्स बताते हैं सेंट्रोकोट्स ने ये किया वो किया, महान चीजों को जोड़ा। तो बाद में विलियम जोन्स ने जब इसको जोड़ दिया, अंग्रेज था तो ये पूरा इंग्लिश था, ठीक है, अंग्रेज मैन था, लेकिन अंग्रेजी इसके खिलाफ हो गए। वो खिलाफ कैसे हो गए? क्योंकि अगर इसने इसको जोड़ दिया तो ये क्या सिद्ध करता है कि भारतीयों की उपलब्धता कहीं ज्यादा थी। उस जमाने में ऐसा साम्राज्य स्थापित कर दिया था, जबकि अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज बोलते थे कि 18वीं शताब्दी में हमसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है, सन 1800 के लगभग हमसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है, ये सब तो पिछड़ी हुई और पिछड़ी जनजातियां हैं, इनको क्या आता है, ये सभ्य थे ही नहीं, और ये सभ्यता की पराकाष्ठा है। क्या एक राज्य बना देना ये सभ्यता की पराकाष्ठा है? और ऐसा जो मॉडर्न जो चीजें हैं उनको फुलफिल करता है, मॉडर्न मानकों को फुलफिल कर रहा है, एक ऐसा राज्य बना देना। बोले इसमें क्या नहीं है? देखो आप जब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे इकोनॉमी पे कैसे फोकस करता है ये, और सब चीजों पे कैसे फोकस करता है। तो मॉडर्न राज्य बना देना एक पराकाष्ठा है मॉडर्निटी की। तो हमने जाना कि सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स दोनों यूज करा जाता है इन रेफरेंस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चलो ठीक है, हो गया। विलियम जोन्स, एरियन और प्लूटार्क, इन दोनों से आप ये मत कहना सर ये कहां से एलियन आ गए, नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में दोनों को बारे में बता चुका हूं मैं, ये कौन थे दोनों राइटर थे, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, मोरा के पुत्र थे ये, इसमें तो कोई दो राय होना नहीं चाहिए। उसके बाद देखो राजनीतिक एकीकरण भारत में पहली बार यही देखने को मिलता है। राजनीतिक एकीकरण, एक राजा एक छत्र के नीचे सारे के सारे, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। इसका जो एरिया था वो ब्यास से लेकर के सिंधु तक था, ब्यास से लेकर के सिंधु तक था, ब्यास नदी और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र। ये कुछ कश्मीर इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहां से सिंधु निकलती है, इंडिया में सिंधु निकलती है कश्मीर में होकर के, और ब्यास नदी कहां है?
ब्यास नदी है, ब्यास यहां से होकर ले जाती है। तो ये पूरा एरिया इसी के अंडर में था, ब्यास से लेकर के सिंधु तक का, ब्यास से लेकर के सिंधु तक का पूरा एरिया किसके अंडर में था, इसी के अंडर में था। अब देखो जब भी बात आएगी तो यूनान की बात जरूर आएगी, और यूनान में ही ऐसा हुआ, यूनान का एक सिपह सालार था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर अपने पीछे छोड़कर गया था कि आप इस जो जमीन है जो बची हुई है इस पे आप राज करेंगे। इस सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और काबुल, कंधार, ईरान तक का एरिया लेते हैं। दोस्तों ईरान तक का एरिया ये अपने कब्जे में कर लेते हैं, ईरान तक का एरिया पूरा इस सेल्यूकस निकेटर को हरा करके। अब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिए तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा, कूटनीतिक खेल करके चाल, और इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं, इसका नाम है हेलेना। इसका विवाह करा देते हैं हेलेना का। हेलेना से शादी हो जाती चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो हेलेना वही महिला है जिसने इंडिया में साड़ी को इंट्रोड्यूस किया। जो महिलाएं साड़ी पहनती है तो साड़ी की जो इजाद करने वाली है भारत के अंदर वो हेलेना है। हेलेना ने साड़ी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। अब देखो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज को राजदूत के तौर पर यही सेल्यूकस निकेटर इंडिया भेज देता है कि ये सब हमारे राजदूत हैं जो हमारे राज्य के हैं और आपके में रहेंगे, ठीक है, आपके सानिध्य में। ये मेगास्थनीज इंडिया का नाम का एक बुक लिखता है जिसमें पूरा का पूरा वृत्तांत है, कैसा था मौर्य साम्राज्य, क्या थी उसकी विशेषताएं इत्यादि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन को पराकाष्ठा पहुंचा देते हैं। अब जीवन के अंतिम समय में ये आध्यात्मिक हो जाते हैं दोस्तों, और ये आध्यात्म में इनको जुड़ने वाले जो है वो जैन धर्म में चले जाते हैं। भद्रबाहु नाम के विद्वान होते हैं, भद्रबाहु, और भद्रबाहु के प्रभाव में जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद में जैनिज्म में एक पद्धति होती है, इसका नाम संलेखना। संलेखना विधि के द्वारा ये श्रावण बेलगोल में जाकर के, श्रावण बेलगोल में बाद में मूर्ति बनी गोमतेश्वर की, आप देख सकते हैं श्रावण बेलगोल, श्रावण बेलगोल, श्रावण बेलगोल कर्नाटक के पास में है। ये श्रावण बेलगोल में जाकर के संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग देते हैं, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से पूरा जीवन चक्र चला चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने स्थापना कर दी है मौर्य साम्राज्य। अब जान लेते हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा जुड़ा होता है इसके साथ में, वो है चाणक्य, ठीक है। देखो काफी चीजें, बहुत भ्रामक चीजें जो है इसके साथ में, भ्रामक है, सच्चाई है, किंवदंती है, क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। जैसे राजा शहर के भ्रमण पर निकलता था तो राजा के सर के चारों तरफ वो ट्रेंड पक्षियों का एक समूह हमेशा चक्कर लगाता रहता था। वो किस लिए था, ताकि अगर कोई राजा को निशाना बनाने की कोशिश करे तो पक्षी मर जाए, राजा ना मरे। राजा को विस्कन्या से बचाने के लिए उस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड था, ट्रेंडिंग में था विस्कन्या को भेज करने को। विस्कन्या बेहद खूबसूरत होती थी, बड़ा खूबसूरत। उन विस्कन्या क्या करती थी, राजा को मोहित किया, और इसी दौरान राजा को विष दे देती थी वो विस्कन्या। उस विस्कन्या से बचाने के लिए राजा को धीमे 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 विष दिया जाता था, और राजा जब उसका आदी हो जाता था विस्कन्या के विष का कोई असर नहीं होता था। राजा की सेवा में एक स्पेशल टास्क फोर्स होता था, और उस टास्क फोर्स में केवल मेल नहीं फीमेल्स भी होती थी। इस तरह की चीजें आपने बहुत सुनी सामाजिक बारे में, जहां तक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के जो एविडेंस मिलते हैं वो आपको मिलते हैं कहां से, बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, इत्यादि इत्यादि। और बाकी हमने जो लास्ट बताया था वहां से, जैसे मुद्रा राक्षस इत्यादि में, ठीक है। गुप्तचर संस्थाएं होती थी, और गुप्तचर संस्थाओं का काम था, देखो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है, इस साम्राज्य के अंदर अगर हम षड्यंत्र का पता नहीं लगा पाएंगे, कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है राजा के खिलाफ में, तो क्या होगा, पूरा बिखर जाएगा साम्राज्य। सबसे क्लासिफाइड जो थी इसकी गुप्तचर संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाओं को होना बहुत जरूरी किसी देश के लिए। अगर हम देश के अंदर के दुश्मनों को नहीं पहचान पाएंगे तो बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेंगे। गुप्तचर संस्थाएं क्या करती थी, केवल समाज में जाकर के, और दो तरह के गुप्तचर होते थे, ठीक है, एक संचारी और एक दूसरे गुप्तचर होते थे, वो स्थायी होते थे। संचारी गुप्तचर जो भ्रमण करता रहता था आम लोगों के भेष में और चीजों को राजा तक पहुंचाता था। गुप्तचर को जो आदेश थे उसके हेड वो राजा चाहे जो है अपने जो है बेडरूम में ही क्यों ना हो, आप जाकर के डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे राजा को, और समझ रहे हो, वो रत्ती क्रीड़ा में ही क्यों ना हो। Whenever we are talking about रत्ती क्रीड़ा, समझ जाता हो, नहीं तो रिसर्च कर लिया करो, जो हर प्लेटफॉर्म कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा वाले में बात करनी पड़ती है। तो अगर राजा किसी भी काम में क्यों ना हो बेडरूम में, वो आप जाकर के डायरेक्ट उसको संपर्क कर सकते हैं, ये अथॉरिटी दे रखा था।
गुप्तचर संस्थानों का कितना महत्व था ये दिखाता है, और इसी की बदौलत ये इतने दिनों जीतता रहा, अपने साम्राज्य को काम में कायम रख सका। ठीक है, तो नई नई चीजों को इसने जो है अपने आप में आत्मसात किया, नई चीजों को शुरुआत किया। अब ऐसा तो नहीं है ये पढ़ लिया कि भाई दुनिया में जो है मोसाद होता है या CIA होता है तो हम अपने आप रो बनाए, इस तरह का उस समय तो नहीं था ना कोई कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में। उस राजा ने ऐसा गुप्तचर संस्था बनाई तो मैं बनाऊं उसके एवज में। ना तो कोई बुक पब्लिश होता था, ना कोई समाचार पत्र पब्लिश होता था, ना इंटरनेट जैसी दुनिया थी जहां पे एक क्लिक अमेरिका में कुछ होता है तो आपने यहां देख लिया। ये उस जमाने की बात चल रही है, या कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल खत्म है दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी वहां से राजा कैसे अपनी चीजों को अपनी बुद्धि के बल पे यहां तक लेके आता। ठीक है, अब देखो जान लो फटाफट चाणक्य के बारे में। तो जो चाणक्य थे, इनकी सबसे महान कृति अर्थशास्त्र, ये राज्य की पुस्तक है दोस्तों। राज्य कैसे किया जाए इसकी पुस्तक है। ये चाणक्य नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र हैं। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसके नाम तो आप जानते ही जानते होंगे, कौटिल्य और जो है विष्णुगुप्त। ये कुछ नाम है इनके जो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में आए और जैन ग्रंथों में, उनको भी जान लीजिए। पता नहीं है किस पेपर वाले का मत्था खराब हो जाए कहां से पूछ ले। इनके नाम देखो, अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन। कात्यायन और वात्सायन दो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है दोनों को। ठीक है, चाणक्य के ही नाम है। चाणक्य महान विद्वान था, बहुत सारी आपने इनके बारे में कहानी किससे कहानी कथाएं सुनी होंगी। महान विद्वान था। चाणक्य ही का ही कथन है, चाणक्य कहता था कि कर्म जो है ना वो हाथी के बदन पे धूल के कण के समान होना चाहिए। अर्थ समझ लो इसका कि कर जितना कम होगा, टैक्स जितना कम होगा, लोग उतना ज्यादा बढ़ेंगे। बोले क्यों सर? हर आदमी अपने आप को ईमानदार रखना चाहता है, कोई अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता, सब अपनी संपत्ति दिखाना चाहते हैं, मैं पैसे वाला, मैं पैसे वाला। लेकिन समस्या ये अगर दिखाई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%, 40%। काहे दिखाइएगा पैसा भाई? दबा दो, टैक्स का चोरी बढ़ेगा। जब जब टैक्स इंक्रीज होगा टैक्स का चोरी बढ़ जाएगा। टैक्स को कम करो, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होता है, इन्होंने बताया इस चीज को। अब देखो इन्होंने इसी बुक में अपनी अर्थशास्त्र में जो है सप्तांग सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो बताता है क्या क्या है। सबसे अधीन होता है राजा, सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम जो है राजा है। राजा के नीचे होता है अमात्य, अमात्य जानते हैं सेनापति। उसके बाद जनपद में फोकस दीजिए, जनपद, जनपद का हेड हमेशा राजघराने से होगा। उसके बाद दुर्ग हमारा इंपोर्टेंट है, किला बहुत इंपोर्टेंट होना चाहिए। और ये सब चलेगा कैसे दोस्तों? कोष, धन की उत्पत्ति। धन के लिए इन्होंने ही, मौर्य वंश ने शुरुआत करता है कि समाज के दबे कुचले लोगों को इसने भूमि देना शुरू करा, भूमि पे किसान बनाया समाज के निचले वर्ग को इसने। ठीक है, जिन्हें पूछता नहीं था कोई, शूद्र को किसान बनने वाला ये है। दंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दंड नहीं होगा दोस्तों तो अराजकता फैल जाएगी। दंड क्यों दिया जाता है? दंड दो प्रकार के होते हैं, सुधारात्मक और एक को बोला जाता है प्रतिशोधात्मक। तुम किसी का आंख फोड़ दिया, कोई तुम्हारा आंख फोड़ दिया, तो ये होता है आंख के बदले आंख। प्रतिशोधात्मक दंड पद्धति है जो आदिम समाज में पाई जाती थी। सुधारात्मक होती है कि कोई गलती किया उसको सजा दिए ताकि वो सुधर करके दोबारा समाज का हिस्सा बन जाए। अब कौन रेप कर दिया तो ये कोई सुधार वाला थोड़ी है, इसको समाज से हटाओ, ये एलिमेंट होना नहीं चाहिए, सीधे तो रेप पे फांसी कर दिया। रेप पे फांसी क्यों? ये एलिमेंट समाज लायक नहीं है, इसको हटाओ। और वहीं अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे, चोट चपेट मार दिया तो क्या होगा? भाई ठीक है गलती हो गया तो तुम सजा काटो, सजा काटने के बाद में बाहर आ जाओ, है ना, सुधर जाओ। क्यों? तो मतलब वो सुधारात्मक दंड दिया गया। दंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मित्र, यहां बात आ जाती है दोस्तों किसकी? कि कूटनीति की, कि आसपास के राज्यों से संबंध अच्छे रखो तो एक्सपेंशन कम करना पड़ेगा, वरना बर्बाद हो जाओ। ये है एक्सपेंशन कम करने की दोस्तों। इसका जो चाणक्य को जो है कंपेयर किया जाता है किसके बाद में? मैकियावेली के साथ में। मैकियावेली के साथ में चाणक्य को कंपेयर किया जाता है। केवल इतना ध्यान रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्रम ध्यान रखिए। देखो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं, उनके ठीक बाद बिंदुसार आगे, फिर अशोक आगे। ये तीन सबसे इंपोर्टेंट राजा हुए। इसके बाद राजाओं की क्षमताओं का ह्रास हो जाता है और धीमे धीमे मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है और बृहदत्त को मार करके गद्दी पर शुंग वंश आ जाता है। तो ये तीन में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और सबसे चरम रहेगा हमारा अशोक पर। जब भी मौर्य का नाम आता है अशोक को कोई दबा नहीं सकता, और इनकी उपलब्धि, इन्होंने फाउंडर थे। ठीक है, तो हम बिंदुसार को खत्म कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत जरूरी है, ज्यादा लंबा खींचना ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, तो
अब देखो बिंदुसार जो थे, बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा है, चेहरे पे बिंदु बिंदु गड्ढे गड्ढे जैसे हो गए। कहा जाता है कि जब ये माता के गर्भ में थे इनको जहर दिया गया और जहर इनको मार तो नहीं पाया, लेकिन इनकी जो स्किन थी उस पर क्या कर दिया, उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया, स्किन पे क्या हुआ, गड्ढे गड्ढे हो गए, बिंदु बिंदु जैसे हो गए। जैसे आपने पुराने जमाने में लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे पे चेचक के दाग रहते थे, चेचक के दाग वाले अंकल देखे होंगे ना। अब तो चेचक उस लेवल पे होता नहीं है। पहले जब ये वायरस स्टार्टिंग में आया था तो लोग इस वायरस से अवेयर नहीं थे और प्रिकॉशंस नहीं करके बोलते थे ये शीतला देवी की पूजा करेंगे वायरस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं था। चीजों को, बीमारी को धर्म से जोड़ देते तो बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से चेचक के दाग हो जाते हैं, इसी तरह के दाग दाग से इसके चेहरे पे थे, इसलिए इसका नाम रख दिया बिंदुसार। इनकी उपलब्धता तो केवल इतनी है कि उन्होंने साम्राज्य को बनाए रखा, ना तो इसका डिक्लाइन होने दिया और ना ही इसको बर्बाद होने दिया, और साम्राज्य को अशोक तक पहुंचने तक इसके बीच का जरिया रहे बिंदुसार। बिंदुसार देखो, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होंगे। बिंबिसार जो फाउंडर थे वो मगध के थे, बिंबिसार हर्रे का वंश के बिंब है वो। बिंब मतलब जो दर्पण में हमें बिंब दिखाई देता है, ये बिंदु, चंद्र बिंदु अशोक के पापा, इस वजह से याद रखो बिंदु है ये, बिंदु बिंदु अशोक के फादर हैं, ठीक है, बिंदुसार हैं। अब बिंदुसार को हमेशा उसी नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो मित्र की बात करेगा तो मित्र में सबसे ज्यादा आप जब भी मित्र की बात करोगे ना, जैसे इस क्रम में, तो आपने देखा कि इसने जो है उसको राजा को हराया, फिर उसने अपना कूटनीतिक आधार पे जो है किसको, मेरस ने इसको भेजा था, है ना। ये मित्रता के सिम्टम्स होते हैं, जब आप पड़ोसी से मित्रता स्थापित कर लीजिए अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार आ गए। अब तो मित्रता का होता है कि जैसे कई बार नहीं होता, किसी का किसी लड़ाई हो गया कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, अब देखो अक्सर ऐसा होता है कि जिसके साथ लड़ाई हुआ है वो बाद में बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। और कौन अगर बीच में ऐसा आदमी है जिसने तुमको पिटवाया तो उससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन जिसने तुमको पीटा उससे मित्रता हो जाती है। वो क्यों? फंडा क्लियर था, वो मारने आया था, उसने अपन को मारा। जिसको तुमने पीटा है, जिससे तुम पिटे, उससे मित्रता अच्छी हो जाती है, मित्रता प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हो किस तरह से सेल्यूकस निकेटर, ये बहुत पुराना है, वैज्ञानिक समाज से है, मानव तो वही जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही इनके काल में हुआ कि सबसे पहले तो इनका एक नाम है अमित्रोचेटम, चेट्स जो है, अमित्रोचेट्स नाम का जो नाम है इनको दिया गया यूनान में, यूनानी भाषा में दिया गया। यूनान समझते ना, सिकंदर से सब जो है आया, तो इस वजह से पूरा हिस्ट्री पे प्रभाव डाल दिया थोड़ा। डायोडोरस नाम का एक राजदूत था जो इंडिया में आया, वो उसको भेजा था सीरिया के राजा एंटियोकोस ने, सीरिया का राजा एंटियोकोस ने भेजा था। तो सीरिया जो है ना, दमिश्क जिसका राजधानी है सीरिया, आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है आईएसआईएस के चलते। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है दमिश्क को, आज बर्बाद हो रहा है, मानवता के इस चरण में आकर बर्बाद हो रहा है, सबसे प्राचीन माना जाता है, बहुत फेमस है वहां का राजा। अब सीरिया का राजा एंटियोकोस अपना देखो राजदूत भेज रहा है डायोडोरस। अब राजदूत से कहकर के बिंदुसार कुछ चीजें डिमांड करता है, किससे? एंटियोकोस से। बोले का बोले एक तो हमको मंदिरा भिजवा दीजिए, खजूर भिजवा दीजिए और दार्शनिक भिजवा दीजिए। आप बताइए राजा कहाँ भेजेगा, समझदार राजा होगा तो। बोला खजूर खाइए ना, मंदिरा पीजिए ना, मजा लीजिए, दार्शनिक नहीं भिजवाएंगे, बोले विद्वान हो जाओगे तुम। वही किया है, खजूर भिजवाया, मंदिरा भिजवाया, दार्शनिक भी नहीं भिजवाया, बोले दार्शनिक तो तुम पढ़ के विद्वान हो जाओगे बे, तुम उसी में उलझे रहो। ये सोच था उसका। बाद में अशोक आया तो सोच ही चेंज कर दिया, खुद ही बोले लगा हमारे यहाँ उज्जैन भेजो भाई। बोला भेजेंगे, हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुम्हारे बुरा सोचें, ठीक है। अब देखो तक्षशिला में विद्रोह हुआ इसी के समय में। तो विद्रोह को सबसे पहले जो बिंदुसार का प्रिय पुत्र जो था सुशील था, अशोक नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो सुशील को पहले भेजता है, सुशील असफल हो जाता है तक्षशिला का विद्रोह दबाने में। उसके बाद अपॉइंट किया जाता है अशोक को। जब तक्षशिला क्या है, एक जो है आपका दोस्तों जनपद है, और जनपद का हेड हमेशा क्या होता था, राजघराने का प्रिंस जो होता था वो जनपद का हेड होता था, ठीक है। अशोक को भेज देता है, अशोक इसको दबा देता है, तो काम खत्म हो जाता है। अब इसके बाद देखो दो सागरों के बीच की भूमि का अधिपति बन जाता है। यहां से तो भूमि एक्सपेंशन शुरू हुआ था, अब दो सागरों के बीच की भूमि, इधर अरब सागर, इधर बंगाल का खाड़ी, दो सागरों के बीच की भूमि का अधिपति हो जाता है। दो सागरों के बीच की पूरी भूमि बिलोंग हो जाती है किससे? मौर्य साम्राज्य से। और दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट और देख लेंगे
कि ये जो थे महाशय वो अजीवक संप्रदाय में चले जाते हैं, अजीवक संप्रदाय में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन से जुड़े रहे, ये अजीवक में चले गए, आगे अशोक जो है वो बौद्ध में चले जाएंगे। ठीक है, अजीवक संप्रदाय बहुत पुराना है, बहुत महान है। अजीवक संप्रदाय के बारे में कभी पढ़िएगा, आपको समय मिले तो। अजीवक के बारे में फैक्ट बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह बहुत कम मिले हैं। फिर भी अजीवक संप्रदाय का जिक्र इससे जुड़ा रहेगा। बिहार में बराबर की गुफाओं में बहुत सारी गुफाएं दान की गई अजीवकों को, इस वजह से अजीवक का जिक्र मिलता है। मौर्य साम्राज्य में वो गुफाएं थी, ल्यूमेस ऋषि, कर्ण चोपड़ा, ठीक है, विश्व झोपड़ा, इस तरह की जो 4 गुफाएं थी, अभी आपको पढ़ाएंगे जब वाटर कल्चर मौर्य का पढ़ाएंगे उसमें, तो ये सब दान की गई अजीवकों को। तो हमने 2 राजाओं को देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को बड़े विस्तार से। आगे अशोक को देखेंगे, और अशोक को कुछ ज्यादा ही विस्तार से देखना है, क्योंकि अशोक और अशोक के पिलर सबसे बड़े हिस्ट्री के पार्ट हैं। ठीक है, वीडियो को यहां तक आप लोग बने रहे, इसका धन्यवाद। इसी शालीनता के साथ में अगर आप हिस्ट्री पे अपना पकड़ बनाते हैं, नो डाउट कोई भी एग्जाम देंगे प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखिए, और हम आपके लिए इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे। हमारे प्रयास को इसी तरह से सराहना देते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।